हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने बॉन्ड एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट बताया था और उसके थ्रू ये भी बताया था कि बॉन्ड एनर्जी से किसी भी रिएक्शन का हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या डेल्टा एच रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर में एंथैल्पी ऑफ सॉरी हीट ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बताया था ना। तो हमने क्या बोला था कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो है उसको गैसियस एटम में जब कन्वर्ट करते हैं तो जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको हमने बोला था एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, है ना। अब देखो, वो तो हमारे पास कोई कंपाउंड वगैरह के लिए कि 1 मोल कंपाउंड है तो उसको गैसियस एटम में हमने कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर हम एलिमेंट की बात करेंगे, ठीक है, एक नोट है, लिख लेना ये। ठीक है, अगर हम एलिमेंट की बात करेंगे तो एलिमेंट के लिए हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है। तो फॉर एलिमेंट हीट ऑफ एटमाइजेशन इज heat required to form to form 1 mole gaseous atom। ठीक है, एलिमेंट के लिए हम क्या लेंगे, मतलब कंपाउंड के लिए तो 1 मोल कंपाउंड होना चाहिए ना, 1 मोल कंपाउंड या 1 मोल सब्सटेंस होना चाहिए। और उसको गैसियस एटम में जब कन्वर्ट करते थे तो जो एंथैल्पी चेंज था वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, हीट ऑफ एटमाइजेशन। लेकिन अगर एलिमेंट है तो एलिमेंट के लिए 1 मोल गैसियस एटम बनना चाहिए। जैसे देखो, H2 गिव्स 2H, तो ये इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो हीट ऑफ एटमाइजेशन नहीं है। ठीक है, 1 मोल जो है, 1 मोल हमारे पास कन्वर्ट हुआ है लेकिन वो हीट ऑफ एटमाइजेशन नहीं है। हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होगा, जब 1 मोल गैसियस एटम बनेगा। जब क्या बनेगा, 1 मोल गैसियस एटम, मतलब हाफ ऑफ H2 गैस गिव्स H गैस। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो है हीट ऑफ एटमाइजेशन। समझ आया? एंड इसी टाइप से अगर हम बात करेंगे Cl2 की, तो क्लोरीन का हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होगा। ठीक है, क्लोरीन का हीट ऑफ एटमाइजेशन ये होगा। क्लियर है सभी को? तो एलिमेंट के लिए हीट ऑफ एटमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या लेंगे, जब हमारे पास 1 मोल गैसियस एटम बनेगा, या जब 1 मोल गैसियस एटम बनता है तो जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या हीट ऑफ एटमाइजेशन। किसके लिए? एलिमेंट के लिए। बाकी कंपाउंड के लिए तो हमने बताया ही था। कंपाउंड के लिए क्या है, कंपाउंड के लिए था 1 मोल कंपाउंड को उसके गैसियस एटम में ब्रेक करेंगे। जैसे ये 1 मोल कंपाउंड है, इसको इसके गैसियस एटम में ब्रेक किया। ठीक है, तो ये हमने लास्ट टाइम बताया। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम बताया था। यहाँ पर एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर क्या है, कंपाउंड है। और हाइड्रोजन और क्लोरीन इसमें क्या था, एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट के लिए प्रोडक्ट का देखते हैं। एलिमेंट के लिए कि हमारे पास जो एटम बन रहा है वो 1 मोल बनना चाहिए। ठीक है, एलिमेंट के लिए प्रोडक्ट या जो एटम है वो क्या बनना चाहिए, 1 मोल बनना चाहिए। लेकिन कंपाउंड के लिए क्या है, कंपाउंड के लिए 1 मोल कंपाउंड को उसके गैसियस एटम में ब्रेक करता है। हाँ, ये फर्स्ट स्लाइड है दीपक।
तो हमने लास्ट लेक्चर में बॉन्ड एनर्जी जो है उसका एप्लीकेशन बताए थे कि बॉन्ड एनर्जी को यूज करके हम कैसे हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वगैरह निकाल सकते हैं। हो गया सबका? चलो अभी हम एक क्वेश्चन लेंगे। तो फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 57 करो। फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 57। फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 57। एसिटिलीन क्या होता है? एसिटिलीन इज C2H2। स्ट्रक्चर पता होगी सबकी? सबको स्ट्रक्चर पता है? ये इसकी स्ट्रक्चर है।
आयुष एक ही स्लाइड हुआ है, फिर बाद में हमने क्वेश्चन दिया है बुकलेट से। ये फर्स्ट स्लाइड था। उसके बाद फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 57 करना है।
आया किसी का आंसर? सॉल्व कराएं क्या? तो देखो सॉल्व करा देते हैं। द हीट ऑफ द हीट ऑफ कंबशन ऑफ एसिटिलीन is 312 kilocalorie. If the heat of formation of CO2, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया CO2 का कितना दिया है? अच्छा, हीट ऑफ कंबशन जो, अब देखो हीट ऑफ कंबशन हमेशा नेगेटिव होता है, पता है ना? हीट ऑफ कंबशन जो हमेशा नेगेटिव होता ही नहीं होता। तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ एसिटिलीन मतलब C2H2 क्या है? -312 किलो कैलोरी लेंगे। ओके, बिकॉज नेगेटिव होता है कंबशन तो हमेशा। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 क्या है भाई? ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 क्या है? इट इज नथिंग बट, याद हो तो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, है कि नहीं? बिकॉज किससे बनता है? कार्बन के कंबशन से बनता है, तो ये भी नेगेटिव आएगा। ओके, तो इट इज -94.38 किलो कैलोरी। इसके अलावा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कितना दिया है? अच्छा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर मतलब एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज वाटर हाइड्रोजन के कंबशन से बनता है, तो ये भी एंथैल्पी क्या होगी? नेगेटिव होगी। दैट इज -68.38। ओके, सो दो तीनों वैल्यू नेगेटिव हैं। तो हमें बेसिकली एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H2 दिया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O दिया है। एंड इसके साथ साथ अब देखो हमें क्या करना है, कैलकुलेट C बॉन्ड एनर्जी, अज्यूमिंग दैट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड इज दिस। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी किस किस बॉन्ड का दिया है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड दिया है, दैट इज 93.6। बॉन्ड एनर्जी तो पॉजिटिव होती है। इसके अलावा हीट ऑफ एटमाइजेशन दिया है कार्बन का, हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन। तो कार्बन का हीट ऑफ एटमाइजेशन मतलब 1 मोल कार्बन सॉलिड को 1 मोल कार्बन गैस में कन्वर्ट किया, तो वो भी पॉजिटिव ही होता है। इसके अलावा हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन दिया है, मतलब 1 मोल हाइड्रोजन एटम बनाएंगे गैसेस में, बिकॉज हाइड्रोजन एलिमेंट है। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एलिमेंट ही हैं। तो ये वैल्यूज हमें दी हुई, इनको यूज करके कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का हमें बॉन्ड एनर्जी निकालना है। ओके, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन किस में आता है? C2H2 में आता है ना? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन किस में आता है? C2H2 में। तो इसका बॉन्ड एनर्जी हमें चाहिए। तो कैसे आ सकता है ये? तो देखो हमें यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, अच्छा, इसका जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालेंगे ना C2H2 का, तो उसमें आ सकता है ना? तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसका कैसे आएगा? तो सबसे पहले तो क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया ना C2H2 का, तो उसकी रिएक्शन क्या होगी बताओ? एंथैल्पी ऑफ कंबशन के लिए C2H2 का रिएक्शन क्या होगा कंबशन का? तो C2H2 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O लिक्विड। ठीक है,
अब देखो बैलेंस करेंगे तो कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस है, एंड ऑक्सीजन करेंगे तो 4+5 एंड इधर आ जाएगा 5/2। ओके, सो नाउ दिस इज बैलेंस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है क्या है वो, इट इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H2। तो ये क्या होगा बताओ, किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच हम निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना। क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो वो हमें दिया हुआ है, हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का यूज कहाँ करेंगे भाई, हमें देखो CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है, H2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है। ओके, तो CO2 और H2 किस रिएक्शन में आ रहे हैं, CO2 और H2 इसी रिएक्शन में आ रहे हैं, तो इसलिए हमें ये वाली रिएक्शन लिखनी है और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का यूज करना है। तो क्या होगा ये, इट इज 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, ये प्रोडक्ट का हो गया, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 माइनस 5/2 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। अब तुमने सभी को याद होगा एलिमेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमने क्या बताया है, एलिमेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 बताया कि नहीं बताया, याद है थर्मोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर। तो एलिमेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो हो गया 0। ओके, तो अब देखो नाउ C2H2 का हमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना दिया है, इट वाज -312। तो -312 इज इक्वल टू CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब कार्बन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है, -94.38। सो 2 टाइम्स ऑफ -94.38 प्लस H2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है, -68.38। तो -68.38, इसके अलावा माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2। तो यहां से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 क्या आ जाएगा, तो ये आएगा इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे इसको, ना, और 312 को राइट हैंड साइड ले आएंगे। तो ये आ रहा है 54.86, ये आ रहा है, ठीक है। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 ये आ गया। नाउ लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम बॉन्ड एनर्जी वाले डेटा से भी निकाल सकते हैं। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किससे आया, वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन वाले पार्ट से आ गया, है ना। हमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया था C2H2 का, तो उसको यूज करके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ गया C2H2 का, है ना। प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का किया, तो उसके थ्रू हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 निकाल लिया। नाउ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 यूजिंग बॉन्ड एनर्जी डेटा भी आ सकता है। कैसे देखो, तो हमें क्या करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना, मतलब C2H2 का 1 मोल बनाना है। इससे एंथैल्पी फॉर्मेशन के लिए क्या है, एलिमेंट से बनाना होता है। ओके, एंथैल्पी फॉर्मेशन में क्या है, 1 मोल ऑफ कंपाउंड जो है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाना है, और कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जो है अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए, मतलब कार्बन सॉलिड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो बैलेंस करेंगे तो ये देखो बैलेंस हो गया। अब देखो, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है दैट इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, मतलब निकाल लिया हमने, 54.86 इज इक्वल टू, अब क्या आएगा, तो देखो कार्बन सॉलिड को हमने क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, कि जब हम बॉन्ड एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते तो हमने क्या बोला था कि जो भी रिएक्टेंट है वो गैसियस एटम में जाएंगे पहले। ओके, तो कार्बन को गैसियस एटम में कन्वर्ट करेंगे, तो एक कार्बन सॉलिड एक कार्बन गैस में कन्वर्ट होता है, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोल सकते हैं। तो वो देखो हमें दिया हुआ है 150 दिया है। ओके, तो एक के लिए 150 है, तो दो के लिए क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 150। ओके, ये चलो पहले लिख देते हैं एक बार, इट इज 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। इसके बाद H2 जो है, अब देखो एक H2 से 2 H बनेंगे। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मैंने क्या बताया आज ही,
डेफिनेशन में देखो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या बताया है एलिमेंट के लिए कि 1 मोल बनना चाहिए। ओके, 1 मोल गैसियस एटम बनना चाहिए एलिमेंट के लिए, लेकिन वहां पर क्या बनेंगे 2 मोल बनेंगे। ओके, तो वहां पर क्या आएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऐसा करने पर ये जो हमारे पास रिएक्टेंट है दोनों गैसियस एटम में कन्वर्ट हो गए। अब ये गैसियस एटम आपस में कंबाइन होंगे और बॉन्ड बनाए। तो C2H2 का स्ट्रक्चर क्या है भाई, C2H2 का स्ट्रक्चर ये है, दिस इज C2H2 का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कितने हैं CH बॉन्ड, कितने हैं 2 CH बॉन्ड है ना, तो -2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। इसके अलावा एक कौन सा बॉन्ड है C ट्रिपल बॉन्ड C। ओके, तो माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C। एक पहले इस लिख देते बॉन्ड एनर्जी ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C ले लिया एंड -2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। ओके, तो बस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अभी, तो सब्स्टिट्यूट करके हमें आंसर मिलता है। तो क्या क्या है, तो 54.86 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन। तो 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन मतलब 2 टाइम्स ऑफ 150 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन था मतलब 51.5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C एंड 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड कितना दिया है 93.6। तो 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड मतलब 93.6 एंड देन माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, सॉरी C ट्रिपल बॉन्ड C। तो यहाँ से बॉन्ड एनर्जी ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C क्या आएगा, आई थिंक 160.94 आ रहा है। ठीक है, देख लेना कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। सिद्धार्थ वाई 2 टाइम्स ऑफ H, 2 टाइम्स ऑफ H मतलब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ H। क्या बोल रहे हो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ H को 2 टाइम्स क्यों किया, ये बोल रहे हो क्या? देखो H2 से 2 हाइड्रोजन के गैसेस एटम बनेंगे ना यार, 2 हाइड्रोजन के गैसेस एटम बनेंगे, तो एक हाइड्रोजन के गैसेस एटम के लिए जो है वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, तो 2 एटम के लिए क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ना। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन होगा। तो आंसर आई थिंक 160.94 आएगा किलो कैलोरी में। देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है।
यूनिट किलो कैलोरी आयुष, सबकी यूनिट किलो कैलोरी थी तो ऑब्वियसली इसकी भी यूनिट किलो कैलोरी रहेगी। हो गया सबका, आगे चले। बादल कितने स्लाइड्स हुए सर? 4 स्लाइड्स हुए बादल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, मतलब दो हमने एप्लीकेशन कर लिए थे, एक तरह से एक तीसरा एप्लीकेशन है, या हम बोल सकते हैं नेक्स्ट हेडिंग ही डालो, रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है? तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं एक सिंपल वे में कि एनर्जी, देखो जब हमारे पास रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस में क्या है, पाई बॉन्ड जो है डिलोकलाइज होते हैं ना, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। ओके, तो रेजोनेंस जो है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं सिंपल वे में कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेजोनेंस। ठीक है, जब रेजोनेंस होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेजोनेंस। या फिर इसका प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन है कि डिफरेंस रेजोनेंस पढ़ा दिएगा ऑर्गेनिक में डिटेल में। ओके ठीक है, सो प्रॉपर डेफिनेशन इसका, डिफरेंस इन हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, difference in heat of formation of actual structure and most stable structure, most stable resonating structure, actual structure and most stable resonance structure या resonating structure is called resonance energy। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर और जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उनके बीच में जो डिफरेंस है, मतलब उनके बीच में जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का जो डिफरेंस है, दोनों का एंथैल्पी फॉर्मेशन का जो डिफरेंस है, उसको बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, नाउ इसकी वजह से हमेशा क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है ना, दैट्स वाई क्या होगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ड्यू टू रेजोनेंस
ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, देयरफॉर RE मतलब रेजोनेंस एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, हमेशा रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, दैट्स व्हाई रेजोनेंस एनर्जी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। हो गया सबका? तो ये रेजोनेंस एनर्जी है ना, और रेजोनेंस एनर्जी हम निकाल सकते हैं यूजिंग बॉन्ड एनर्जी डेटा। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड एज तो रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, कौन सा वाला, एक्सपेरिमेंटल वाला। ठीक है, तो ये जनरली तुम्हें दिया होगा एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल, माइनस डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन थियोरेटिकल वाला। ठीक है, तो थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा रेजोनेंस एनर्जी। ना देखो, एक्सपेरिमेंटल वाला तो तुम्हें वैल्यू दे दी जाएगी जनरली। ठीक है ना, थियोरेटिकल वाला जो है वो कैसे निकालोगे, तो ये निकालने के लिए यूज करोगे बॉन्ड एनर्जी को। ठीक है, थियोरेटिकल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किससे निकालोगे, यूजिंग बॉन्ड एनर्जी। हो गया सभी का? इसके अलावा और भी है, वैसे मेनली तो ऐसे ही निकाला जाता है, इसके अलावा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेजोनेंस एनर्जी जो है मतलब मेनली तो हमने जो ऊपर लिखा है वैसे आएगा। इसके अलावा रेजोनेंस एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसी का थियोरेटिकल माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन
उसका एक्सपेरिमेंटल वाला। ठीक है, अगर हमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन पता है एक्सपेरिमेंटल एंड थियोरेटिकल, तो उससे ऐसे आए। बट मेनली तो ऊपर वाला जो हमने बताया वो यूज किया जाता है। ब्लू वाला एंथैल्पी ऑफ कंबशन, अगर हमें दिया एंथैल्पी ऑफ कंबशन का डेटा अगर पता है तो उससे होगा। लेकिन मेनली जो है ऊपर वाला ही हम यूज करते हैं, क्योंकि हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है उसका डेटा दे दिया जाता है। और थियोरेटिकल वाला एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम किससे निकाल लेते हैं, यूजिंग बॉन्ड एनर्जी डेटा। वो हैश लॉ को यूज करके आता है उल्टा। अरे ये हमने उस टाइम पे नहीं देखा था कि यार किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच रिएक्शन क्या होता था, याद हो तो? डेल्टा एच रिएक्शन था प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का। याद है, इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखते थे तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आता था, और इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन करते थे तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आता था। याद है कि नहीं है? तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन और फॉर्मेशन में उल्टा है मतलब। ठीक है, फॉर्मेशन के लिए एक्सपेरिमेंटल माइनस थियोरेटिकल है, वैसे ही कंबशन के लिए थियोरेटिकल माइनस एक्सपेरिमेंटल है। हो गया सबका? चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तुम्हें निकालना है रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन, जो कि क्या होता है C6H6। पता है ना बेंजीन का फॉर्मूला? तो रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन निकालना है तुम्हें। दिया क्या क्या है? तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन दिया है तुम्हें एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन दिया एक्सपेरिमेंटल X,
इसके अलावा तुम्हें एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया है ऑफ बेंजीन y। ओके, इसके अलावा तुम्हें डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन दिया है ऑफ कार्बन z। इसके अलावा तुम्हें डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन दिया है p। ठीक है, एंड तुम्हें डेल्टा एच ऑफ, नॉट डेल्टा एच, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी दिया है q। बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड सी दिया है r। एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच बॉन्ड जो है वो दिया है। ठीक है, तो ये सब डेटा तुम्हें दिया हुआ है, इसको यूज करके तुम्हें बॉन्ड सॉरी रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन बताना है। बेंजीन याद रखना C6H6 लिक्विड होता है। ओके, बेंजीन क्या होता है? लिक्विड होता है।
वरुण देखते हैं, सॉल्व करने के बाद देखना मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ चल, तुम मैच करके देखना तुम्हारा हो रहा है कि नहीं हो रहा, जब सॉल्व करेंगे तब। वैसे वरुण, आंचल और प्रशांत, तीनों ने आंसर दिया है, बट तीनों का एक दूसरे से मैच हो ही नहीं रहा है। मतलब ऑब्वियसली या तो तीनों करोगे या दो करोगे।
चलो कराते हैं, मैच करके देख लेना हो रहा है कि नहीं। ठीक है। सो जैसा हमने बताया कि रेजोनेंस एनर्जी जो है वो क्या है, ये है डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटल वाला माइनस थियोरेटिकल वाला। ठीक है। तो ऑब्वियसली रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ एक्सपेरिमेंटल जिसका वैल्यू हमें दिया हुआ है माइनस डेल्टा एच ऑफ थियोरेटिकल जिसका वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, ये वैल्यू नहीं पता। तो थियोरेटिकल वाला कैसे आएगा, यूजिंग बॉन्ड एनर्जी डेटा। तो देखो C6H6 लिक्विड होता है। ठीक है। एंड कैसे बनेगा, तो 1 मोल, सॉरी 1 मोल बनना चाहिए, तो कार्बन सॉलिड आएगा एंड हाइड्रोजन गैस आएगा। ठीक है। एंड ये सॉरी 6, या तो नाउ दिस इट इज बैलेंस। तो इस रिएक्शन का हमें मतलब निकालना है डेल्टा एच, बट यूजिंग बॉन्ड एनर्जी डेटा एंड बाकी चीजें, तभी हमारे पास तो थियोरेटिकल आएगा। सो डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C6H6 थियोरेटिकल निकाल रहे हैं हम, ये थियोरेटिकल वाला है। ठीक है। सो क्या आएगा ये, तो सबसे पहले तो क्या है, कार्बन सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करेंगे, तो 6 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन। अब इसके अलावा 3H2 से 6H बनेगा। कितना H बनेगा, 6H। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 6 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऐसा करने पर ये दोनों जो है कौन से किस में मिल गए, ऐसा करने पर दोनों जो है वो गैसियस एटम में आ गए। अब ये गैसियस एटम कंबाइन होके बॉन्ड बनाएंगे, तो C6H6 जो है उसमें क्या बनेगा भाई, C6H6 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसा होता है ना। एंड हर एक जगह पर क्या होता है, CH बॉन्ड होता है। तो कितने CH बॉन्ड है, कितने CH बॉन्ड बनने वाला है, पहले ऑब्वियसली ये गैसेस स्टेट में बनेगा, ठीक है, लिक्विड में बाद में आएगा। हाँ, तो कितने CH बॉन्ड है, 6 CH बॉन्ड है। ठीक है। तो माइनस 6 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। इसके अलावा C डबल बॉन्ड C कितने हैं, 3, माइनस 3 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C। एंड C सिंगल बॉन्ड C भी कितने हैं, 3 है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अभी ये गैस में आया है, ये किस में बना, गैस में बना। अब ये गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा मतलब एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन कर दें गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, या फिर माइनस डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन ऑफ C6। ठीक है। तो देखो क्या आ रहा है, तो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटल वाला क्या आ गया भाई, 6 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन कितना आया, इट इज जेड, है ना। तो 6Z हो गया। हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का है P। CH बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी क्या है, CH बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी है S, तो माइनस 6 टाइम्स ऑफ S। C डबल बॉन्ड C का कितना है, C डबल बॉन्ड C का है R, और C सिंगल बॉन्ड C का है Q, तो दोनों 3 टाइम्स होंगे, तो माइनस 3Q माइनस 3R। इसके अलावा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है Y। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। नाउ रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगा, तो रेजोनेंस एनर्जी विल बी डिफरेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड थियोरेटिकल, और सॉरी ये थियोरेटिकल है ना, ये जो हमें मिला क्या मिला, थियोरेटिकल वाला। हाँ, तो एक्सपेरिमेंटल एंड थियोरेटिकल का डिफरेंस क्या होगा, तो एक्सपेरिमेंटल वाला हमें दिया था एक्स, एक्सपेरिमेंटल वाला क्या था, एक्स था ना, ये एक्स। एंड थियोरेटिकल अभी हमें मिल ही गया, तो माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा ये,
माइनस जेड माइनस 6p प्लस 6s प्लस 3q प्लस 3r प्लस y। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस किस का मैच किया? मैच किया क्या किसी का? ठीक है, समझ आया सबको? तो इस टाइप से हम ये कर सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन नेगेटिव कैसे? यार देखो, यहाँ पर सॉलिड से सॉरी गैस से लिक्विड बनाना है। जब बॉन्ड बना था तो किस में बना था? गैस में बना था। ठीक है, फिर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट किया ना, क्योंकि हमें लिक्विड चाहिए। तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा? लिक्विड से गैस का होता है वेपराइजेशन। लिक्विड से गैस का होता है वेपराइजेशन, लेकिन हमें गैस से लिक्विड में लेके जाना है। तो क्या होगा? कंडेंसेशन। तो एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन मतलब माइनस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। हो गया सबका? ठीक है, सो रेजोनेंस एनर्जी है ये। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अच्छा, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है एक, वो कर लेते हैं। फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 62। फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 62।
आया किसी का आंसर? चलो देखो कराते हैं। तो कैलकुलेट द हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल मतलब CH3OH, और एल्कोहल लिक्विड होता है यार, ठीक है। तो हमें इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है। तो CH3OH प्लस O2 कंबसन की बात करेंगे, है ना। हीट ऑफ कंबसन, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, नाउ CO2 बनेगा एंड H2O बनेगा, H2O लिक्विड बनेगा, ठीक है। सो बैलेंस करेंगे तो कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, इधर 2 आ गया। ऑक्सीजन राइट हैंड साइड 4 प्लस, सॉरी 2 + 2 4, तो 4 ऑक्सीजन हो गए इसमें। लेफ्ट हैंड साइड भी 4 होने चाहिए, बट एक ऑलरेडी इसमें है, तो इधर 3 ऑक्सीजन होनी चाहिए, ठीक है। तो 3 ऑक्सीजन कब होंगे? जब इधर लिखेंगे 3/2। तो नाउ दिस इज बैलेंस रिएक्शन, और एंथैल्पी ऑफ कंबशन के लिए क्या? CH3OH 1 मोल होना चाहिए, ठीक है। तो इसके 1 मोल के लिए हमारे पास यही बैलेंस रिएक्शन है, इसे फर्दर 2 से मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, ओके। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है, जो कि क्या? एंथैल्पी ऑफ कंबशन है। नाउ क्या आएगा वो? इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन, सॉरी, इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH3OH, तो वो क्या होगा? तो सबसे पहले हमें इसके बॉन्ड ब्रेक करने, लेकिन देखो बॉन्ड किस में ब्रेक होंगे? गैस में जब वो रहेगा तब, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी डिफाइंड ही वैसे है। तो सबसे पहले इसको हमें कन्वर्ट करना है गैस में। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ CH3OH, अब ये गैस में कन्वर्ट हो गया, तो CH3OH गैस में कन्वर्ट हो गया। अब CH3OH में कितने बॉन्ड है भाई? तो CH3OH का स्ट्रक्चर देखो, ये हो गया CH3OH का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कितने CH बॉन्ड है? 3 CH बॉन्ड है, तो 3 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। इसके अलावा एक CO बॉन्ड है, तो प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ C सिंगल बॉन्ड O, और एक OH बॉन्ड है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है। नाउ ये CH3OH गैसेस एटम में कन्वर्ट हो गया। अब ऑक्सीजन को गैसेस एटम में कन्वर्ट करना है, तो O2 में हमारे पास नेगेटिव, क्यों भाई वरुण? किस चीज को नेगेटिव? बॉन्ड एनर्जी है ना, तो बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी तो रिक्वायर्ड होगी ना, मतलब ये सभी का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं ना। रिएक्टेंट के लिए, रिएक्टेंट के लिए क्या होता है? रिक्वायर्ड होगा ना। प्रोडक्ट के लिए बनेगा तो नेगेटिव होगा। हाँ, ना ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो 3/2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O। तो अब इतनी एनर्जी देने पर जितने भी रिएक्टेंट है सब गैसेस एटम में ब्रेक हो गए। अब ये गैसेस एटम में ब्रेक हो गए, अब ये बनाएंगे प्रोडक्ट। तो जब प्रोडक्ट बनेंगे तो CO2 बनेगा। तो CO2 जो है उसमें कितने बॉन्ड होंगे? 2 CO बॉन्ड होंगे। तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, सॉरी, बॉन्ड बनेगा तो नेगेटिव साइन आएगा बिकॉज एनर्जी रिलीज होगी। सो -2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड O। लेकिन देखो अब CO2 में रेजोनेंस भी हो रहा है, तो CO2 में रेजोनेंस भी हो रहा है, तो और एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो कितनी रिलीज होगी? उन्होंने हमें दिया हुआ है, ठीक है, -153, तो वो उसको भी हम ऐड कर देंगे, तो रेजोनेंस एनर्जी। फिर इसके अलावा H2O। अब देखो H2O किस में बनेगा? गैस में बनेगा, ठीक है। पहले गैस में बनेगा, देन उसको बाद में लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। तो एक H2O में कितने OH बॉन्ड होंगे? एक H2O में कितने OH बॉन्ड होंगे? एक H2O में 2 OH बॉन्ड है, तो 2 H2O में कितने बॉन्ड होंगे? 4, ठीक है। तो -4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड आ गया। अब इससे क्या है? H2O गैस में आया। इतना होने पर H2O किस में आया? गैस में। लेकिन हमें गैस में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए? लिक्विड में। तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना मतलब कंडेंसेशन। तो या तो एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन लिख दें प्लस में, लेकिन हमें पता है एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन इज नथिंग बट माइनस ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वेपराइजेशन ऑफ H2O, ठीक है, बिकॉज 2 H2O कन्वर्ट होंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो देखो एक लाइन में अब ये सारा डेटा हमें दिया हुआ है, तो आंसर मिल जाएगा। सो डेल्टा एच ऑफ कंबशन
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ CH3OH कितना दिया है 35.5, बॉन्ड एनर्जी कितना दिया है हमें CH बॉन्ड का 414, तो उसका 3 टाइम्स, CO बॉन्ड का कितना है 351.5 CO बॉन्ड का, देन OH बॉन्ड का क्या है 464.5, देन O डबल बॉन्ड O का क्या है 494, देन -2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड O का कितना है 711, इसके अलावा रेजोनेंस एनर्जी कितना रिलीज हुआ 143 -143, इसके अलावा 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड, OH बॉन्ड का कितना दिया है 464.5, अच्छा वो ऑलरेडी हमने लिया है ना, हाँ पहले भी आया हो, तो -4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड, इसके अलावा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ H2O कितना दिया है 40.6, तो उसका 2 टाइम्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है सबको? तो यहां से आ जाएगा जो भी आंसर देख लेना, ओके। मैच कर रहा होगा ना? ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे, होमवर्क नोट कर लो। तो आज देखो हमने ऑलरेडी तुम्हें ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, फिर से एक बार दे देते हैं। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का हमने तुम्हें कितना दिया था, वो फिर से जो क्वेश्चन तुमने नहीं किया फिर से ट्राई करना। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का 45 से लेकर 87 है ना, तो बीच में कुछ क्वेश्चन अगर तुम्हारे रह गए तो ट्राई करो। एंड फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव जो है, तो हमारा थर्मोकेमिस्ट्री एक्चुअली कंप्लीट हो गया है। फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव में 36 से लेकर, एक तो अभी हमने ये कराई दिया है 62 तो 61, ठीक है। तो ये आज का होमवर्क रहेगा। एंड कल डाउट लेक्चर रखें क्या इवनिंग में 7 बजे के अराउंड, 7 सवा 7? ठीक है, कल इवनिंग में डाउट लेक्चर रख लेते हैं, चलेगा ना? ओके 7:15 रख लेते हैं। ओके चलो, सो लेक्चर एंड करते हैं। आंचल, कल ऑलरेडी है सर डाउट लेक्चर, ऑलरेडी है क्या डाउट लेक्चर? मैथ्स का है, ओके। अटेंड करते हो मैथ्स का डाउट लेक्चर? बाकी रिकॉर्डिंग तो मैं सेंड कर ही दूंगा ना, रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, तो क्या प्रॉब्लम होगा? ठीक है, अगर कोई अटेंड नहीं करा तो रिकॉर्डिंग देख लेना। 7 o'clock के अराउंड रखते हैं हम लोग, ठीक है, 7:15 के अराउंड। तो 7:15 तक मोस्टली तुम्हारा हो भी जाएगा शायद।
मैथ्स का डाउट लेक्चर जो है। अच्छा 6 to 7 फ्री हो तो 6 to 7 एक घंटे में थोड़ी कुछ हो पाएगा यार अपना। एटलीस्ट एक तो डिस्कस हो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्ट पे, एक तो एटलीस्ट डिस्कस कर रहे हैं पूरा, ठीक है। तो 7:15 के राउंड रखते हैं। अगर किसी का कोई डाउट दूसरा डाउट लेक्चर अटेंड कर रहा है तो फिर उसको रिकॉर्डिंग देख लेगा। ओके चलो।